तो आज अपन वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य रचना से पहले अपन वाक्य की परिभाषा को ध्यान में करेंगे। वाक्य क्या होता है और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और उसके मुख्य तत्व कौन से हैं और वाक्य के अव्यय कौन कौन से होते हैं, ये मूलभूत बातें आज अपन लेने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत कुछ संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया है और लिखा है ताकि बोलते समय भी आपके ध्यान में रहे, सुनते समय, देखते समय। वाक्य की परिभाषा मैं आपको समझाता हूँ। जैसा मैंने लिखा है, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाए। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाए। वक्ता का अर्थ अपन लिखने वाला, पढ़ने वाले से भी ले सकते हैं। वाक्य लिखने वाला हो, पढ़ने वाला हो, है ना, तो उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसमें शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए। तो सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अभिप्राय निकले वाक्य कहलाता है। ऐसा भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई एक अभिप्राय निकले वह वाक्य कहलाता है, या सीधे सीधे कहते हैं सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य के तत्व, जैसा मैंने पूर्व में हिंट दिया था कि वाक्य के 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि सार्थक और योग्यता की निकटता के पद क्रम को देखकर आकांक्षा का अन्वय बिगड़ गया। ऐसी एक लाइन मैंने लिखी थी, आप पूर्व के वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं सीधा तत्व की बात करता हूं। 6 तत्व है इसमें और इसका पहला जो तत्व होता है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है वाक्य रचना जब अपन करते हैं, उस वाक्य रचना में जो पद अपन प्रयोग कर रहे हैं उन पदों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। किस प्रसंग या किस संदर्भ में बातचीत हो रही है उसी संदर्भ में उन पदों का उपयोग रहना चाहिए। जैसे अपन वाक्य बनाते हैं, राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है, इसका अर्थ एकदम ये सार्थक शब्दों का समूह है और वक्ता का यह जो है अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है। अगर इसकी जगह मैं लिख लूं राम रोटी पीता है, इस शब्द का अगर इस्तेमाल कर दूं तो योग्यता के अनुसार यह पदक्रम ठीक नहीं होगा। प्रसंग है, कहना चाह रहा हूं राम रोटी खाता है और मैं बोलता हूं राम रोटी पीता है, तो इसमें योग्यता का अभाव रहेगा, योग्यता नहीं रहेगी, इसलिए इसको वाक्य नहीं कह सकते। इसलिए प्रसंग के अनुसार शब्द आने चाहिए। दूसरा, जैसा परिभाषा में भी दिया गया, सार्थक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। सार्थक का मतलब अर्थ जिसका निकले वह शब्द इसमें रहने चाहिए। किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इसी उदाहरण को ले लें, राम रोटी खाता है, तो इसमें सार्थकता रहनी चाहिए, यानी प्रत्येक पद जो इसमें दे रखा है वह सार्थक शब्द है, तो इसका उपयोग रहना चाहिए। दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है जब वाक्य को अपन पढ़ते हैं तो कुछ जानने की इच्छा रहती है। तो जब वाक्य अगर पूर्ण रहता है, वाक्य उसी को कहते हैं जब उसका अभिप्राय पूरा स्पष्ट हो जाता है। अगर उसमें आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है तो वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। आकांक्षा ही नहीं, इच्छा। जैसे राम ईमानदार है, इसका मतलब हुआ पूरा अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है कि राम है वह ईमानदार है। अगर मैं कहूं कि ईमानदार है, केवल इतना ही बोलूं ईमानदार है, तो सीधा सीधा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कौन ईमानदार है। इसका मतलब इच्छा जागृत हो गई, आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। पूर्ण वाक्य तभी होगा जब कहा जाएगा कि आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है, यानी उसको पढ़ने के बाद में इच्छा जागृत नहीं रहती, पूरा अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं आकांक्षा। फिर आता निकटता। निकटता का अर्थ होता है कि वाक्य का जो प्रयोग अपन कर रहे हैं, वाक्य में जो पद इस्तेमाल कर रहे हैं उन पदों में निश्चित निकटता रहनी चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ऐसा एक वाक्य का निर्माण अपन करते हैं। और अगर मैं लिखूं कि राम पुस्तक, एक पेज पे लिखता हूं राम पुस्तक, 2, 4, 10 पेज छोड़ करके लिखता हूं पढ़ता है, इसका मतलब हुआ पदों में निकटता नहीं है,
निकटता नहीं होने की वजह से वो वाक्य नहीं कहलाएगा। इसलिए पदों में निकटता रहनी चाहिए। राम पुस्तक पढ़ता है, सीधे सीधा अर्थ निकल रहा है। फिर आता पद क्रम। पदों का क्रम लिंग वचन काल के अनुसार रहना चाहिए, या अपन यूं कहें व्याकरण के नियम के अनुसार जो है रहना चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रिया, इस प्रकार वाक्य का निर्माण रहना चाहिए। तो पदों का क्रम ठीक रहना चाहिए। जैसे परिश्रम करने वाले देश का उत्थान करते हैं, एकदम सटीक पदों का इस्तेमाल किया गया। परिश्रम करने वाले देश का उत्थान करते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं कि उत्थान करते हैं, उत्थान परिश्रम करने वाले, है ना, या करते हैं उत्थान परिश्रम वाले, तो पद क्रम ठीक नहीं रहता, तो वाक्य का अभिप्राय अस्पष्ट रहता है। इस दृष्टि से पदों का क्रम ठीक व्यवस्थित रहना चाहिए। अन्वय। अन्वय का मतलब होता है कि लिंग वचन काल कार्य के अनुसार ही पदों का सामंजस्य रहना चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, अगर मैं यहां कर दूं कि राम पुस्तक पढ़ रही है, तो लिंग वचन काल कार्य के अनुसार जो पदों का क्रम रहना चाहिए वह ठीक नहीं रहेगा। अपन कहेंगे कि अन्वय की आपूर्ति नहीं हुई है, या अन्वय की पूर्ति नहीं हुई है, या अन्वय ठीक नहीं है, तो वाक्य ठीक नहीं रहेगा। यह है इस प्रकार 6 वाक्य के तत्व। 6 वाक्य के तत्व के बाद में अपन दूसरा लेते हैं अव्यय। 2 अव्यय महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी वाक्य की रचना में 2 महत्वपूर्ण अव्यय काम करते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है वाक्य के अंदर जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। यानी वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में बातचीत की जाए, अपन सीधे सीधे कह सकते हैं जैसे कर्ता होता है, वह उद्देश्य कहलाता है। दूसरा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय होता है। उद्देश्य का जिसके बारे में बातचीत की जाए वह उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ये उद्देश्य और विधेय वाक्य की रचना में महत्वपूर्ण अव्यय होते हैं। अब मैं सीधा सीधा आपको रचना की दृष्टि से 3 भेद वाक्य के रहते हैं उनमें ले जा रहा हूं। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए, उसी दृष्टि से मैं टॉपिक ले रहा हूं। सरल, संयुक्त और मिश्रित। बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा जो रहती है वो ये रहती है सामान्यतः कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। सरल कह दो या साधारण कह दो, बात एक ही रहती है। सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय, वह सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब राम उद्देश्य हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है, इसका मतलब राम उद्देश्य हो गया। उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह उद्देश्य है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? इसके बारे में कहा जा रहा है, इसका मतलब ये उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय हो जाएगा। जो कुछ क्या कहा जा रहा है? पुस्तक पढ़ता है, ये पूरा पूरा विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। अब अगर कई बार विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि सर राम श्याम मोहन गाना गा रहे हैं, ये कौन सा वाक्य है? राम श्याम मोहन गाना गा रहे हैं, तो राम श्याम मोहन और मोहन गाना गा रहे हैं, तो ये तीनों ही जो है एक ही उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनका विधेय एक ही है। विधेय एक ही रहता है कि गाना गा रहे हैं, तीनों ही मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। जब विधेय एक रहता है तो इस दृष्टि से कि तीनों ही एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। अलग अलग उद्देश्य में समझ लेना। यह है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, है ना। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, किंतु ध्यान देना, किंतु मोहन खेल रहा है। अगर मैं इस वाक्य को यूं कह दूं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ भाई, राम पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको अपन कहते हैं उपवाक्य है। क्योंकि अर्थ तो स्पष्ट हो ही रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम कर क्या रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब यह स्वतंत्र है। अर्थ तो दिख रहा है, स्वतंत्र उपवाक्य है, पूरा वाक्य तो नहीं है, वाक्य का एक भाग है, इसलिए राम पुस्तक पढ़ रहा है।
अब इसको पूरा करें, किंतु मोहन खेल रहा है, ये पूरी बात हो गई, इसलिए अपन कहेंगे वाक्य पूरा हो गया। राम पुस्तक पढ़ रहा है किंतु मोहन खेल रहा है, इसका मतलब हुआ दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जब जो है संयुक्त रूप से जुड़े हुए रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो संयोजक बोधक रहते हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तीसरा और अंतिम मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य की परिभाषा यूं रहेगी जिसमें एक प्रधान उपवाक्य रहता है और शेष अन्य आश्रित उपवाक्य रहते हैं, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य रहता है, शेष अन्य आश्रित उपवाक्य रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे राम ने कहा कि मोहन या वह जा रहा है, राम ने कहा कि वह जा रहा है, राम ने कहा, इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि राम जो है बोल रहा है, कह रहा है, इसका मतलब ये उपवाक्य हुआ। लेकिन मुख्य उपवाक्य हुआ, प्रधान उपवाक्य हुआ। अब वह जा रहा है तो प्रश्न उत्पन्न होता है कौन जा रहा है, कौन जा रहा है भाई? तो अब पूरा वाक्य पढ़ते हैं, राम ने कहा कि वह जा रहा है, इसका मतलब राम जिसे बता रहा है ना, तो उसकी बात हो रही है। इसका मतलब, इसका अर्थ अगर अपन समझना चाह रहे हैं वह जा रहा है, कौन जा रहा है, तो पहले वाले को पढ़ना पड़ेगा, पहले वाले के अर्थ को समझना पड़ेगा, तब ध्यान में आएगा कि राम ने कहा कि वह जा रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला जो है इस पर आश्रित है, यानी इस पर डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड करता है। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य रहता है, शेष अन्य आश्रित उपवाक्य रहते हैं। अब इसकी पहचान कर सकते हैं कि जिसने, जहां, ज्यों, जब तक, जैसे, वैसे, त्यों, तैसे, इस प्रकार के शब्दों से मिश्र वाक्य जुड़ा हुआ रहता है। आज का अपना ये टॉपिक समाप्त हो, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।